हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी इस क्लास में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच और फ्रेज एंड क्लास हम लोगों ने कर चुके हैं कंप्लीट। पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही साथ आप कर सकते हैं कि फ्रेज एंड क्लॉज की क्लास भी हो चुकी है हम लोगों की कंप्लीट, जो कि अपने आप में ग्रामर का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये दोनों अपने आप में कंसीडर किया जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच और फ्रेज की क्लास अब हो चुकी है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ, और जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहा, जिसका नाम हम लोग हेडिंग लिखने वाले हैं नाउन। तो हम लोग आज से नाउन की क्लास स्टार्ट करेंगे इन ए कॉन्सेप्चुअल मेथड अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो नाउन आप अपने नोटबुक में एक अलग पेज पे आप अपने आप को मेंशन कर सकते हैं नाउन को, और हेडिंग करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग नाउन को स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर निकल के आता है। तो नाउन को पढ़ेंगे किस तरह से, सो अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं रहेगा कि पुराने वाला टाइप्स का ही हमें नाउन पढ़ना है। हमें एक न्यू वे में, एक नई तरीके से एनालिसिस वे से हम लोगों को नाउन पढ़ना है। कोई रटने वाला सिस्टम यहाँ पे नाउन के होने वाले नहीं है। तो नाउन में स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी दी जाती है सेंटेंस के बारे में। इसके बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं फ्रेज एंड क्लॉज में, कि क्लॉज जब दो प्रकार के होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वही आगे चलकर क्या बनता है, सेंटेंस बनने का काम करता है। स्टेटमेंट देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर लिखता हूं कि दिस बिल्डिंग belongs to my father. This building belongs to my father. तो आप देख सकते हैं दिस से लेकर जो फादर तक का स्टेटमेंट रखा गया है, तो इसे आप कह सकते हैं कि यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह कह सकते हैं। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक वर्ब भी है और उस वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट भी है। तो वर्ब और उस वर्ब का अपना एक दिख रहा है सब्जेक्ट, यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। और साथ ही साथ अगर आप आगे मेंशन करते हैं, ध्यान रखेगा, जब ये कहा गया है कि दिस बिल्डिंग बिलोंग्स टू माय फादर, तो इसमें ग्रामर की कोई भी गलती नजर नहीं आ रही है, यानी कि ग्रामर यहाँ पे कंप्लीट है। ग्रामर यहाँ पर कंप्लीट है। और आगे बढ़े, जब ये कहा गया कि दिस बिल्डिंग बिलोंग्स टू माय फादर, कि यह बिल्डिंग जो मेरे पिताजी की है या पिताजी का है, तो यहाँ पर एक कंप्लीट सेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, कंप्लीट सेंस नजर आ रहा है। तो जब आप देख सकते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ग्रामर भी सब सही है और कंप्लीट सेंस आ रहा है, तो इन सभी पॉइंट को मिलाकर आप कह सकते हैं कि हाँ, ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है इसे हम लोग कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं, सेंटेंस आप कह सकते हैं। तो सेंटेंस का डेफिनेशन क्या बनता है, सो देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या इस तरह से लिखता हूं, अ सेंटेंस इज ए group of words. A sentence is a group of words that has complete sense. जिसके पास एक complete sense आता है, ओके, यानी मीनिंग निकल के आता है। According to grammar, यानी कि ग्रामर के अकॉर्डिंग। A sentence is a group of words that has complete sense according to grammar is called तो हो ही गया, पहले मैं लिख चुका हूं। तो एक सेंटेंस क्या है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर कंप्लीट सेंस होता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर। अब इसी में इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं। अब इसी में अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि करना चाहिए, जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है,
ओके, जब लोग लिखने का काम करते हैं तो उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट नज़र आता है। यहाँ कहा गया दिस बिल्डिंग बिलोंग्स टू माय फादर, यहाँ पे स्टेटमेंट डाल दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये मेंशन किया गया कि दिस बिल्डिंग बिलोंग्स टू माय फादर, तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा है सब्जेक्ट। क्या दिख रहा है? सब्जेक्ट दिख रहा है कि दिस बिल्डिंग, इस स्टेटमेंट का क्या है? सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब हमारे माइंड में आता है सर सब्जेक्ट क्या होता है, तो चलिए उसे भी समझ लेते हैं। तो सब्जेक्ट मेंशन कुछ इस तरह से करते हैं हम लोग। सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक होता है सब और एक होता है जेक्ट। सब प्लस जेक्ट, ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। सब का मतलब होता है समबडी, सब का मतलब क्या होता है? समबडी, कोई भी। और जेक्ट का मतलब होता है डू, यानी कि करना, यानी जेक्ट डू कहें या फिर एक्शन कहें, जो आप कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट मेंशन अपने आप को कुछ इस प्रकार से करता है कि सब का मतलब होता है, मीनिंग निकल के आता है समबडी से, जेक्ट का मीनिंग निकल के आता है डू या फिर एक्शन से। तो कहने का मतलब होता है समबडी, कोई भी जो डू यानी काम करता है, समबडी जो एक्शन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट करते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। या कह सकते हैं कि जिसके बारे में स्टेट बताया जाए, अवस्था बताया जाए। जैसे आपको याद होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब मैं वर्ब करवा रहा था तो वर्ब में मैंने आपको टाइप्स करवाया था कि एक्शन वर्ब, ओके, क्या होता? एक्शन वर्ब। फिर था आपका पजेसिव एक्शन, पजेसिव वर्ब। फिर वहीं में था स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब। और लास्ट वन में दिया गया था आपको हैपनिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? हैपनिंग वर्ब आपको दिया गया था। ये हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर किया हुआ कि वर्ब सबसे पहले एक्शन वर्ब, पजेसिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब और हैपनिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या होता है कि एक्शन वर्ब जो एक्शन कर रहा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। पजेसिव वर्ब जिसका पजेशन बताया जा रहा है, किसी पे अधिकार किसका है, जैसे इस बिल्डिंग पे अधिकार किसके, मतलब ये जो बिलोंग्स कर रहा है, ये बिलोंग्स किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है? बिल्डिंग के बारे में। स्टेटिव वर्ब जिसका स्टेट बताया जा रहा है। हैपनिंग वर्ब जो हैपन के बारे में एक्सेप्ट करता है। तो एक्शन वर्ब का कहते हैं हम लोग कहते हैं डूअर, पजेसिव वर्ब का हम लोग कहते हैं होल्डर, स्टेटिव वर्ब का कहते हैं स्टेट और हैपनिंग वर्ब का कहते हैं हैपनर। तो ये जो बताने का काम करता है उसे ही हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट कहने का। तो एक्शन वर्ब का डूअर, पजेसिव वर्ब का होल्डर, ओके, स्टेटिव वर्ब का स्टेटर, ओके, और हैपनिंग वर्ब का हैपनर। तो यह जो एक्शन वर्ब का डूअर, पजेसिव वर्ब का होल्डर, स्टेटिव वर्ब का स्टेटर और हैपनिंग वर्ब का जो हैपनर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहने का स्टेटमेंट में काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिस बिल्डिंग स्टेटमेंट का क्या बन रहा है? सब्जेक्ट बनने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। नोट कर सकते हैं, ये रहा सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जैसे नॉर्मल सा स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि रोहन प्लेज फुटबॉल, रोहन प्लेज फुटबॉल। नॉर्मल स्टेटमेंट लिखता हूं और जो काम है वो समझने का काम करते हैं कि रोहन हैज़ अ कार, रोहन हैज़ अ कार। तीसरा, रोहन लव्स मी। नंबर 4, रोहन इज अ टीचर। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। प्लेज वर्ब है जो एक्शन दिखा रहा है, ओके। हैज़ अ कार, इसे हम लोग कहते हैं ये पजेशन दिखा रहा है, यानी कि पजेसिव वर्ब है ये। लव्स ये स्टेट दिखा रहा है, इसे स्टेटिव वर्ब हम लोग कहते हैं। इज हैपनिंग बता रहा है, इसे हम लोग हैपनिंग वर्ब कहते हैं, हैपनिंग वर्ब। तो यह जो एक्शन है, एक्शन किसके द्वारा किया गया है? रोहन के द्वारा। पजेसिव वर्ब इसका होल्डर कौन है, मालिक ओनर कौन है? रोहन। स्टेटिव वर्ब किसका स्टेटर है, ये किसके बारे में स्टेट बताया गया? रोहन के बारे में। हैपनिंग वर्ब हैपनर कौन है, किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया? तो इसी रोहन के बारे में। तो एक्शन का डूअर, पजेसिव का होल्डर, स्टेटिव का स्टेटर और हैपनिंग का हैपनर जो होता है वही सेंटेंस में क्या बनता है? सब्जेक्ट बनने का यहाँ पर काम करेगा। तो ये स्टेटमेंट का नजर आता है, दिख जाता है सब्जेक्ट।
तो यह भी सब्जेक्ट होता है। क्लियर। अब इसी तरह से कुछ आगे बढ़ते हैं। एक कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग जब स्टेटमेंट लिखते हैं यानी सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में क्या नजर आता है, एक हमें सब्जेक्ट नजर आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटेंस निकल के आते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक टॉपिक होता है सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस जो है ध्यान रखेगा ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। और इस प्रकार के स्टेटमेंट हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं, रिक्वेस्ट की बात करते हैं, ओके, प्रोहिबिट के बारे में बात करते हैं, एडवाइस को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं, ध्यान रखेगा। तो इस प्रकार के जो या वार्निंग हो, कमांड हो, बहुत सारे आते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और उस सेंटेंस से आपको ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, प्रोहिबिट का यानी मना करने का और एडवाइस का सेंस आपको नजर आ सकता है। एक एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए, रिक्वेस्ट का स्पेलिंग REQUEST, रिक्वेस्ट। ऑर्डर वाला स्टेटमेंट जिसे कहा गया गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। तो आप ये देख सकते हैं जब ये कहा गया गेट आउट फ्रॉम हियर, तो गेट जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब है। तो यहाँ जो वर्ब है इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ पर दिया हुआ है, जो आप देख रहे हैं गेट आउट फ्रॉम हियर, जो कि ऑर्डर वाला सेंस है। रिक्वेस्ट वाला कहा जा सकता है प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन कहा गया है। नंबर तीसरा कहा गया डोंट स्मोक, डोंट स्मोक, स्मोक। एडवाइस कहा गया है, इसमें कहा जा सकता है कि सपोर्ट योर फ्रेंड्स, सपोर्ट योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको सब्जेक्ट दिखता हुआ नजर नहीं आ सकता है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ दिए हुए सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नजर नहीं आता है। तो रियलिटी ये होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से नजर आता है इसमें एक हिडन सब्जेक्ट होता है। हिडन यानी कि वह सब्जेक्ट दिखता नहीं, वो सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है। कैसे? जैसे सपोज कीजिए, जैसे मैं कहूँगा गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, इसका मतलब मेरे सामने जो है, जो अब स्पीकर स्टेटमेंट बोल देगा ऑर्डर वाला, स्पीकर जब भी अपने बोलने के क्रम में या यूज में इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करता है, इंपरेटिव सेंटेंस का वह यूज करता है, तो वह स्पीकर किसे ऑर्डर देगा, किससे रिक्वेस्ट करेगा, किससे प्रोहिबिट करेगा, किसको एडवाइस देगा? तो लिसनर को, जो उसकी बात को सुन रहा हो या जो उसकी बात को पढ़ रहा हो, लिसनर, या फिर कह सकते हैं रीडर को। क्यों अब कहिएगा सर रीडर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे इंपरेटिव सेंटेंस जो है ये बुक में लिखे हुए रहते हैं या दीवार पर लिखा रहता है, तो उसको जो पढ़ने वाला है वह भी तो लिसनर की ही कैटेगरी में आ सकता है, ध्यान रखेगा। तो स्पीकर जब भी इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करता है तो उसके सामने या तो एक लिसनर रहता है या तो एक रीडर रहता है। और आपको मालूम है कि लिसनर के लिए हम लोग एक प्रोनाउन यूज करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं यू। क्या यूज करते हैं? यू। तो स्पीकर जब, जैसे मैं कहूँगा गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से बाहर चले जाओ, तो मेरे सामने कोई होगा ना, मेरे सामने कोई होगा, मैं उसी को कह रहा, तो वहाँ यू मेंशन करने की जरूरत नहीं कि यू गेट आउट फ्रॉम हियर, वैसे नहीं। मैं अगर डायरेक्ट बात कर रहा तो मैं कहूँगा गेट आउट फ्रॉम हियर। अगर मैं सामने वाले व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो कहूँगा प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, यानी वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि हाँ मेरे बारे में कहा गया है। डोंट स्मोक, ये भी स्टेटमेंट आता है। सपोर्ट योर फ्रेंड्स, तो सपोर्ट योर फ्रेंड्स किसको कहा जाएगा? जो मेरे सामने मौजूद रहेगा उसी को मैं कहूँगा सपोर्ट योर फ्रेंड्स करने का सेंस आएगा। तो इस सब में एक हिडन सब्जेक्ट है और वह हिडन सब्जेक्ट कोई और नहीं, यही लिसनर या रीडर नजर आता है, यू। और आपको मालूम है कि यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसलिए जब कहा गया गेट आउट फ्रॉम हियर, तो इसके अंदर एक हिडन सब्जेक्ट है यू। प्लीज सिट डाउन, तो प्लीज यू सिट डाउन। डोंट स्मोक, यू डोंट स्मोक। सपोर्ट योर फ्रेंड्स, यू सपोर्ट योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है लेकिन उसे लिखा नहीं जाता क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है कि हाँ सामने वाले को कहा गया है,
इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट को हिडन यानी कि छुपा दिया जाता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसे हम लोग कहते हैं हिडन सब्जेक्ट कहने का हम लोग काम करते हैं, जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं आती है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट का नजरिया रहा। अब इसी में इसको लिख लीजिए। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं तो किसी भी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब क्या आता है, बाद आता है। सब्जेक्ट पहले, वर्ब क्या होता है, बाद में होता है। लेकिन वही इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें, किसके बारे में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो उसमें सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाता है। सब्जेक्ट से पहले क्या आता है, वर्ब आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें वर्ब्स पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। स्टेटमेंट देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे हैव यू अराइव्ड देयर, हैव यू अराइव्ड देयर का स्टेटमेंट है। या कहा जा सकता है कि आर यू इंजॉइंग, आर यू इंजॉइंग द मैच, आर यू इंजॉइंग द मैच। तो यहाँ पर यू स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी यू वी कर देता हूँ, वी। ये भी स्टेटमेंट का क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट दिख रहा है, और इस सब्जेक्ट से पहले क्या आया हुआ है, ये वर्ब आया। और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, जिसे हम लोग पूछने का काम करते हैं। तो जब हम लोग नॉर्मल स्टेटमेंट लिखते हैं तो वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन जब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो उस सब्जेक्ट से पहले क्या लिखते हैं, वर्ब यूज होते हैं। लेकिन एक प्रकार का स्टेटमेंट जो ज़्यादातर पोएम में यूज किया जाता है, पोएट के दौरान, पोएम में यूज किया जाता है पोएट के दौरान, उसका अगर आप मैनर समझे कि सेंटेंस किस प्रकार से वहाँ पर प्रेजेंट करवाया जाता है, तो वो आपको थोड़ा अजीब दिखता है। जैसे कहा गया है, क्लाइंब अप द फिल्थी बॉय, क्लाइंब अप द फिल्थी बॉय। इसमें आप सब्जेक्ट पहचानने का काम करें, कहाँ है सब्जेक्ट, क्लाइंब अप द फिल्थी बॉय, या कह सकते हैं वो उसमें सब्जेक्ट पहचानने का काम करें। मैं एक और स्टेटमेंट देख लेता हूं। जंप्ड अप पुसी ऑन द टेबल, जंप्ड अप पुसी ऑन द टेबल। इसमें आप सब्जेक्ट पहचाने, देखिए कहीं से आप सब्जेक्ट पहचानिएगा। ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लिव्स ए हर्मिट। लिखिए, इस तीनों सेंटेंस में आप सब्जेक्ट पहचानने का काम करें। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट। हिल, अब देख सकते हैं क्लाइंब अप द फिल्थी बॉय, तो यहाँ जो द फिल्थी बॉय है ये सब्जेक्ट है। इसका यूज ज्यादातर पोएम में किया जाता है। जंप्ड अप पुसी ऑन द टेबल, तो पुसी सब्जेक्ट है, क्योंकि कहा गया क्लाइंब, तो क्लाइंब कौन करेगा, ये जो क्लाइंब जो वर्ब है, इस वर्ब का डूअर चाहिए, तो ये सब्जेक्ट है। जंप करेगा तो कौन करेगी, यानी पुसी करेगी, वो भी सब्जेक्ट बनने का काम वहां पर अपने आप को किया जा रहा है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, लिव्स वर्ब है और इस वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट यहाँ पे हर्मिट नजर आ रहा है। और यहाँ जो आपको दिख रहा है कि वो सर वर्ब जो है ये सब्जेक्ट से पहले आ गया है, तो इसका ये कहीं इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाए, तो ऐसा कोई सेंस नहीं है। ये पोएम में पोएट के द्वारा खास वर्ब पर फोकस डालने के लिए यूज किया जाता है कि क्लाइंब अप, तो क्लाइंब पे फोकस है, जंप अप
पुश इट, यानी जंप पे फोकस है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल, यानी जब कहते हैं ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, यानी ऑन द टॉप ऑफ द हिल पे हम लोग टोन क्या करते हैं, हाई करते हैं, यानी उस पर फोकस ज्यादा रहता है, तो सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, पीछे कर देते हैं। तो ये किसी प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस को फोकस के, सेंटेंस में जो मौजूद वर्ड्स है उस पर अलग अलग जगह पे फोकस लाने का एक, लिखने का एक तरीका है, नोट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट की डिमांड यहाँ पे होती है हम लोगों की कंप्लीट। ये रहा आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग। चलिए वापस आते हैं अपने स्टेटमेंट पे। जब मैंने कहा है कि एक सेंटेंस है, अब उस सेंटेंस में आपने देखा जैसे एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है कि योर ब्रदर लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, योर ब्रदर लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो योर ब्रदर है, यह स्टेटमेंट में क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। तो जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस दो पार्ट से मिलकर बना हुआ रहता है। एक स्टेटमेंट में आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस इसी दो पार्ट से मिलकर बना हुआ रहता है। कौन कौन सा दो पार्ट, तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट से मिलकर वो बनता है। अब इसमें कह सकते हैं सर प्रेडिकेट क्या है, तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग समझने का काम करेंगे प्रेडिकेट है क्या चीज। तो प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रेडिकेट तो ये भी दो कह सकते हैं बना हुआ है। इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्री प्लस डिकेट, प्री प्लस डिकेट। प्री का मतलब होता है बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में, और डिकेट का मतलब होता है टेल, यानी कि कहना। और बिग सेंटेंस के बिगिनिंग में क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस हम लोग शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो कहने का सेंस है प्रेडिकेट, दो वर्ड्स बना हुआ है, प्री प्लस डिकेट। प्री का मतलब बिगिनिंग यानी शुरुआत, जिसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, और डिकेट का मतलब होता है टेल यानी कहना। तो कहने का मतलब प्रेडिकेट क्या करता है, टेल, बतलाता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। प्रेडिकेट का काम है टेल यानी कि बतलाना, कहना, एक्सप्रेस करना, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट के बारे में जो जो एक्सप्रेस करता है, जो जो टेल करता है, जो जो अंडरस्टैंडिंग में लाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो लिव्स किसके, ये जो पूरा स्टेटमेंट है कि लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ये किसके बारे में बता रहा है, तो इसी पूरे के पूरे सब्जेक्ट के बारे में। योर ब्रदर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है, लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल ये सब किसके बारे में बता रहा है, तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है, मतलब वर्ड्स का ग्रुप दिख रहा है, लिव्स लेके हिल तक, ये सब तो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा है, ये बोल रहा है। इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट, प्रेडिकेट कह सकते हैं। तो इस सेंटेंस दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट से। देखते हैं इसमें, नोट करते जाइएगा। द बुक्स on the table, the books on the table are, या कह सकते हैं have been bought by her। अब देख सकते हैं the books on the table have been bought by her। तो ये have वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट आप पूरा ले लीजिए इसे, द बुक ऑन द टेबल, यानी सब्जेक्ट सा जो ऑन द टेबल जुड़ा हुआ, इस सब को ले लेते हैं। तो इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट के बारे में बता कौन रहा है, यही कि हैव बीन अबाउट बाय हर। तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा प्रेडिकेट में। किसमें, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में क्या होता है कि वर्ब से लेकर जो भी आगे तक दिख जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहने का हम लोग काम करते हैं। अभी आपको एक स्टेटमेंट बताया गया था हिडन के बारे में, जिसे कहा गया था ऑन द top of the hill, on the top of the hill lives a hermit, lives a hermit, on the top of the hill lives a hermit। इसमें आप सब्जेक्ट और वर्ब पहचाने, सब्जेक्ट और वर्ब पहचान के बताइए क्या हाँ है। देखिए कहाँ पे आप सब्जेक्ट देखते हैं, कहाँ पे आप वर्ब देखते हैं।
सी इज ए गुड गर्ल में सी सब्जेक्ट इज अ गुड गर्ल, ये प्रेडिकेट नजर आता है। यहां आप देखते हो ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लिव्स अ हर्मिट, तो लिव्स वर्ब है, लिव्स इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? हर्मिट, तो हर्मिट हुआ सब्जेक्ट, हर्मिट क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बच गया आपका ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स, ये सब का सब आपका चला जाएगा प्रेडिकेट में। तो जब हम लोग इस प्रकार के स्टेटमेंट यूज करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट वो है और प्रेडिकेट ये है। तो ये हम लोगों का क्लास रहा सब्जेक्ट और सेंटेंस जुड़ा हुआ, जिसमें हमने समझा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब आपको ये जरूर मालूम है कि जब हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लेस में हम लोग दो ही वर्ड्स का यूज करते हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन का, नाउन और एक प्रोनाउन। तो हम लोगों का जो अभी चैप्टर चलने वाला है नाउन, ये यहीं से इसका बैकग्राउंड तैयार होगा। तो मैंने आपको डायरेक्टली नाउन स्टार्ट ना करके मैंने आपको इनडायरेक्टली समझाया है, जिस वजह से मैं सेंटेंस को भी मैं समझा पाया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का भी मैंने क्लास कंप्लीट कर दिया। किसी सब्जेक्ट में हमें स्टडी करना है किसका? नाउन या प्रोनाउन। तो डायरेक्ट हमें ये नहीं करना है कि हमें नाउन स्टार्ट करें, नाउन स्टार्ट करने का रीजन देखना है कि नाउन क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि हमें सब्जेक्ट को समझना है और सब्जेक्ट प्लेस पे आता है नाउन या प्रोनाउन। तो फिलहाल हम लोग का डिस्कशन का पॉइंट क्या है? नाउन। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स सो मच।